अब आपने सारा कुछ जो कुछ डेवलपमेंट्स देख लिए हैं, वो कला तहरीक का आगाज का इंडिया, गवर्नमेंट अभी भी पुरज़म, बिलावल साहब के इंटरव्यूज, कामरान मुर्तज़ा साहब का जवाब, सारा कुछ, आपको क्या लग रहा है तरमीम अब हो जाएंगी या मुश्किल हो गया? वसीम, तकरीबन 2.5-3 महीने पहले जब मैं आपके प्रोग्राम में भी आया, बाकियों में भी गया, तो मैंने यही कहा था कि जो अगले 2 बड़े इवेंट्स हैं, हाँ, उसमें एक इवेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का है। हाँ, और आज जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने अगले 45 दिन की जो पॉलिटिक्स है, वो बड़ी एक दिलचस्प भी कह लें और अफसोसनाक भी कह लें, क्योंकि उसके नतीजे में बड़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट भी हो रही है और वो मजीद होगी। क्योंकि देखिए, आज जो 2 इवेंट्स हुए हैं, एक तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को, स्पीकर साहब ने लेटर लिखा और कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो लैप्स है, क्योंकि हमने नई लेजिस्लेशन कर दी है, तो आप जो सीटें हैं वो दोबारा पीपल्स पार्टी और नून में बांट दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब ये सीटें चली जाती हैं नून को, पीपल्स पार्टी को, तो फिर उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब की या किसी की भी जरूरत नहीं रहती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने के लिए। करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हर सूरत में लाने पे एडमेंट है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, बाकी महमूद चकजई, सारे लोग उनको वो जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, वो बहरहाल जो स्ट्रक्चर है उसका चेंज करना चाहते हैं और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के सबसर्विएंट करना ही एक जो दिमाग में बात बैठ गई है और वो उसके मुताबिक चल रही है। एंड ऑल्सो और समझ में आ रहा है, कल दानियाल चौधरी कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि हम तो चाहते हैं कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हो, इसलिए हमने एफर्ट किए, वरना आप यकीन जानिए हम उनके बगैर भी नंबर्स तो पूरे कर सकते हैं। तो वो बाकी चीजों के साथ साथ, बाकी हरबों के साथ साथ इसमें ये बात भी इसका मतलब उनके जहन में होगी कि भाई स्पीकर लिखें कि भाई सीटें दो यार इन सारी पार्टियों को, तो वैसे ही नंबर पूरा हो जाएगा मौलाना के बगैर ही। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने फैसला तो पहले कर लिया था, जब ये लॉ ही बनाया था कि हमने ये करना है। हाँ। लेकिन वो चूंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक सिचुएशन ऐसी थी कि इन्होंने कहा कि उसके बगैर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन वो नहीं कर सके। लिहाजा उसके साथ एक और जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जिसमें वो जो प्रोसीजर एक्ट है उसको अमेंड दोबारा किया जा रहा है। और मुनीब अख्तर साहब, आपको याद है कि जब ये केस चल रहा था तो वो यही बात कर रहे थे कि जब एक दफा सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि पार्लियामेंट को इख्तियार है हमारे बेंच बनाने का, तो फिर वो पार्लियामेंट जब मर्जी दिल करेगा उसको बदल देगी। जी याद है। एग्जैक्टली मुनीब अख्तर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रूव हो रहा है कि वो सही है। मसूद अली शाह साहब गलत साबित हुए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली वही कर रही है नेशनल असेंबली के, वो इसकी हैयत और नौयत जो है वो दोबारा चेंज कर रही है। अच्छा, अब ये क्यों कर रही है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है फौरी तौर की? और अच्छा, इसमें एक सेकंड रोकते हुए ताकि जरा गुफ्तगू आम फहम हो जाए, वो यही है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कि साहब एक जजेस कमेटी है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब और बाकी के 2 जजेस, ये 3 अफराद मिलकर बेंच बनाते हैं। बरक्स उसके जो पहले होता था जब चीफ जस्टिस साहब अकेले बनाते थे। अब इत्तलात आ रही है कि इसमें यह तरमीम होने लगी है कि अगर इस कमेटी का कोई जज एब्सेंट हो तो फिर चीफ जस्टिस खुद ही बेंच बना सकता है। करेक्ट? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो तीसरा मेंबर है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से ला सकेगा, यानी 2-1 हो जाएगा ना, चीफ जस्टिस की मेनली मर्जी हो जाएगी। फिर वो तो जाहिर है, आपने देखा ही है कि फाइज ईसा साहब ने अपने बेंचेस बनाए हैं, वो टिपिकली उन्होंने अपने 2 जजेस को साथ रख के तो उन्होंने फैसले किए, जो 3-0 पे फैसले जो है वो उन्होंने सारी, यानी जो तीसरा मेंबर है वो तीसरा सीनियर मोस्ट जज नहीं होगा, बल्कि कोई और होगा, कोई और भी हो सकता है। हाँ, कोई और होगा जो चीफ जस्टिस सेलेक्ट करेंगे। बुनियादी तौर के ऊपर तो वही बात आ गई ना कि चीफ जस्टिस को ही बेंच बनाने का इख्तियार दे दिया आपने। जो पहले 3 जजेस को आपने दिया था, आपने उसको दोबारा खत्म करके फिर चीफ जस्टिस को दे दिया। ज्यादा आसान अगर आपने समझ रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, ये एक चैलेंज हुआ है लॉ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो ये पार्लियामेंट ने बनाया, जिसकी बुनियाद पे आज स्पीकर साहब ने लेटर लिखा है। क्योंकि वसीम, इशू ये है ना कि अगर हम ये मान लें कि ये होगा, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि पार्लियामेंट तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो खत्म हो गई ना। कोई भी फैसला आएगा, हुकूमत तो पार्लियामेंट में अक्सरियत में ही होती है ना, वो फैसले को सादा अक्सरियत से सेट असाइड कर दे, अल्लाह फैसला, बात खत्म हो गई। सो द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसको एक्चुअली सबसर्विएंट करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के, जो कि हमारा जो सारा आईन फिर बैठ गया, क्योंकि आईन तो जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के फॉर्मूले पे खड़ा है ना। पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का, इंतजामिया का यानी कैबिनेट का अपना इख्तियार है और इंडिया का अपना इख्तियार है। तो ये आज की 2 डेवलपमेंट्स भी हमने इसमें ऐड कर ली तफसील से, तो अब ये सारा देखकर आपका तज्जिया क्या है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ, नहीं, अब देखिए, अब ये तो है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, अपोजिशन की पीटीआई की कोई स्ट्रेटजी नहीं है फ्रैंकली। वो तो जलसा करेंगे या जो भी करेंगे, उससे कोई अभी तक गवर्नमेंट को 14 महीनों में पीटीआई की तरफ से कोई चैलेंज बड़ा जो है वो अब तक नहीं आ सका। की बात कर रहा हूं, उसमें भी तबसरा करते हैं पीटीआई में चॉइस क्या है, पीटीआई इसमें और क्या स्ट्रेटजी बना सकती है? मौलाना साहब के दर पे आने जाने के अलावा और क्या स्ट्रेटजी पीटीआई क्या कर सकती है? और अभी नहीं, पीटीआई को तो एक्चुअली देखिए ना, अब तक तो एक बड़ा अपोजिशन अलायंस बन चुका होना चाहिए था। तहरीक जो है वो फुल ब्लूम पे चल चुकी होनी चाहिए थी। इमरान खान को 14 महीने तो जेल में इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल
बात में ठीक हम है, कर सकते हैं कि जो ठीक है। पीटीआई की खामियां कोताहियां हैं उसके ऊपर बात हो सकती है डिटेल, लेकिन फिलहाल तो मेरी नजर में हुकूमत को दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक बड़ा चैलेंज है जो गुगला तहरीक, आज लाहौर में वकील इकट्ठे हुए हैं और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन, उसके बाद बार्स के इलेक्शन शुरू होने। तो एक इस वक्त जो टाइमिंग है ना, वो राइट है लॉयर्स मूवमेंट के लिए। तो अगर लॉयर्स मूवमेंट इकट्ठी हो जाती है, वो शुरू हो जाती है, तो वो फिर गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो यानी मैं ये इंटरप्रेट करूं आपकी बात से, क्या कह रहे हैं, अगर सड़क गर्म हो गई खासतौर पे उन जागियों से जो कि आपने कहा, तो ही आईनी तरमीम रुक सकती है, वरना गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी। क्योंकि देखिए ना, इसके साथ तो अगर मौलाना फजलुर रहमान भी इसके साथ मिल जाते हैं, पीटीआई भी मिल जाती है, तो फिर ये एक बड़ा होगा मामला। अदरवाइज देखिए, गवर्नमेंट तो एडमेंट है, फाइज ईसा साहब भी एडमेंट है। उन्होंने फैसला किया मैंने हर सूरत में एक्सटेंशन कह लिया, ऑब्वियसली एक्सटेंशन ही है ना, कि यहाँ से उतरेंगे दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे और सारे प्यार उनके साथ उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक्सटेंशन ही है। तो वो अपनी तोसी के लिए जो है वो बड़े संजीदगी से वो हर कीमत के ऊपर तोसी लेना चाहते हैं। हुकूमत हर कीमत के ऊपर उन्हें तोसी देना चाहती है। मैकेनिज्म दरमियान में कोई है नहीं। सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज दैट वी विल हैव दिस स्ट्रीट मूवमेंट, जो कि नेशनलिस्ट शायद शुरू करें, एंड कहां होती है फिर उसका हल। अब टुवर्ड्स द एंड मौलाना साहब आपको लगता है अपनी इसी पोजीशन में डटे रहेंगे या कुछ लचक दिखा के अल्टीमेटली साथ दे देंगे? देखिए, मौलाना को अगर साथ देना होता तो फिर ये जो गवर्नमेंट ने इतनी एफर्ट की है, और जिसके लिए बिल्कुल ही चीफ जस्टिस साहब जो है वो तो खैर पहले ही बड़े तौर के ऊपर कोई उन्होंने अपनी कोई कहने के ख्वाहिश के ऊपर पर्दा नहीं रखा, लेकिन ये जो सारी एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है, फिर ये करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब फजलुर रहमान साहब से तो मुकम्मल मायूस हो गई, और जिस तरह से उनके ऊपर अब उनका जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तनकीद भी शुरू हो गई है, तो मुझे लगता ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इज नॉट, वो अपने पोजीशन से हट नहीं रहे, जिसकी वजह से हुकूमत को एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालनी पड़ी। ये 21 का जलसा कैसा कामयाब होगा? इससे और तलखियां बढ़ेंगी, क्योंकि 21 के जलसे से पहले देखे ना, पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। उधर से खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन जो है वो अपने काफिले लेके आएंगे, उनको ज़ाहिर अटक ब्रिज के ऊपर रोकने की कोशिश होगी। पॉलिटिक्स के अंदर तलखियां जो है वो अगले 30-35 दिनों में बहुत ऊपर चली जाएंगी। अली अमीन साहब हैज डन एनी फेवर टू हिज पार्टी? ये जो रिसेंट बयानात हैं उनके, चाहे वो अफगान पॉलिसी से मुताल्लिक हो या जलसे के बयानात हो, या और सियासी नुकसान किया है पार्टी का? नहीं, लेकिन अब बात यह है कि आप स्पेस जो पॉलिटिशियंस को देंगे ही नहीं, जब आप किसी तरीके की कोई उनको जगह ही नहीं देंगे पॉलिटिक्स की, तो फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन ही देंगे ना लोग, क्या करेंगे। जब आप स्पेस देते हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होती। अली अमीन गंडापुर की भी इस वक्त जो पोजीशन है, वो आप खैबर पख्तूनख्वा में तो देखें ना, बहुत बड़ा लीडर बन ये अपनी पोजीशंस लेके। तो आपने जब स्पेस नहीं छोड़नी, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस और अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस तगड़ी हो रही हैं, और एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का मुझे कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता कि वो पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज करे, मुल्क को नॉर्मलाइज करे। ये तो बढ़ा ही रहे ना टेम्परेचर। वो जो एक कयास हो रहा है कि अली अमीन साहब शायद मुस्तकबिल करीब में वजारत आला से हाथ धो बैठे, आपके ख्याल में ये मुमकिन है? देखिए, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अली अमीन गंडापुर। आज गवर्नर रूल लगा दे, इससे अच्छी अली अमीन गंडापुर के लिए पॉलिटिकल गेन क्या होगा, वो तो आसमान पे पहुंच जाएंगे और पख्तून नेशनलिज्म और बढ़ जाएगा। सो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव कोई नहीं है हुकूमत के पास। ना हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि ये कोई अल्टरनेटिव बयानियां नहीं दे पाए, पीटीआई का भी नहीं दे पाए, और अपनी गवर्नेंस के ऊपर भी कोई डिफेंस जो है वो उनके पास नहीं है। आज तो आपने देखा कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बयान जारी करना पड़ा कि हम सियासी मामलों में इस तरह से नहीं है, बिकॉज हुकूमत के वजीरों ने तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज ही फौज के ऊपर दी थी। तो अब फिर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से तो हम नहीं जो है वो करते। सो प्रॉब्लम इस वक्त इनका ये हो रहा है कि अल्टरनेटिव नैरेटिव है नहीं। कोरिजन इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर देम, और कोरिजन की ज़ाहिर एक लिमिट है। आप स्टालिन तो है नहीं कि आप, या नॉर्थ कोरिया तो पाकिस्तान है नहीं, अब इसकी तो देखिए ना एक लिमिटेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत।